मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी जो असल में कहानी है ही नहीं बल्कि एक आईना है। एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि कैसे समाज की खोखली परंपराएं और झूठी शान की कीमत हमारी जिंदगियों को तबाह कर सकती हैं। तो आइए आज इस मार्मिक सच का सामना करते हैं। चलिए इस पूरी कहानी को समझना शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआत से नहीं बल्कि ठीक इसके अंत से, इस एक झकझोर देने वाले इल्जाम के साथ। ये एक लाइन पूरी कहानी को एक तरह की इन्वेस्टिगेशन बना देती है और हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि आखिर कातिल कौन है। कहानी हमें एक ऐसे घर में ले जाती है जहां मातम पसरा हुआ है। बिस्तर पर हैं सेठ रामनाथ, जो कभी एक जाने माने व्यापारी थे लेकिन अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। और उनके पास बैठी हैं उनकी पत्नी सुशीला, जिसकी आंखों में भविष्य की गहरी चिंता है। पति की लंबी बीमारी, घर की सारी जमा पूंजी और गहने तक निगल चुकी थी। और इसी बेबसी के बीच मरते मरते रामनाथ अपनी पत्नी से एक आखिरी वादा लेते हैं। ये शब्द सिर्फ एक इच्छा नहीं बल्कि आने वाले तूफान की पहली चेतावनी है। ये घर, ये सिर्फ चार दीवारें नहीं थीं, ये उनके बच्चों के भविष्य की आखिरी उम्मीद, आखिरी ढाल थी। रामनाथ की मौत के बाद सुशीला अभी अपने दुख से उभर भी नहीं पाई थी कि दरवाजे पर समाज ने दस्तक दी। बिरादरी के बड़े बुजुर्ग हमदर्दी जताने नहीं आए थे, वो एक परंपरा का हुक्म सुनाने आए थे। और ये थे समाज के वो ठेकेदार, सेठ धनीराम, चेहरे पर झूठे अफसोस का नकाब पहने। सेठ कुबेरदास, जिनकी तोंधी उनकी अमीरी का सबसे बड़ा सबूत थी। शहर के सबसे बड़े सूदखोर सेठ झाबरमल और चालाकी से भरी आंखों वाला सेठ भीमचंद। ये लोग हमदर्द नहीं बल्कि गिद्ध थे, जो एक उजड़े हुए घर पर मंडरा रहे थे। और ये गिद्ध आए क्यों थे? एक रस्म का वास्ता लेकर, जिसे कहते हैं मृतक भोज। कहने को तो ये मृतक की आत्मा की शांति के लिए होता था, पर असल में ये समाज में परिवार के सम्मान और इज्जत का एक क्रूर दिखावा था, जिसे निभाना हर हाल में जरूरी था। अब यहाँ दो सच्चाइयां आमने सामने थीं। एक तरफ थी सुशीला की हकीकत, पति की बीमारी में सब कुछ खत्म हो गया, बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा है। और दूसरी तरफ था धर्म और सम्मान के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल। रामनाथ की इज्जत का क्या होगा? क्या तुम चाहती हो कि उसकी आत्मा भूत बनकर भटकती रहे? और बस समाज की इसी झूठी शान को बचाने के लिए सुशीला को स्वादे की बलि देनी पड़ी, जो उसने अपने मरते हुए पति से किया था। ये एक ऐसा सौदा था जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ तबाही थी। सेठ कुबेरदास बड़ी हमदर्दी जताते हुए घर खरीदने के लिए एक बहुत अच्छी रकम पेश करता है, 20,000 रुपए। लेकिन असलियत क्या थी? उस घर की असली कीमत 1 लाख रुपए से भी कहीं ज्यादा थी। मतलब एक परिवार का भविष्य, उनकी छत, उनकी सारी यादें असल कीमत के 5वें हिस्से से भी कम में नीलाम हो गईं। तो मृतक भोज हुआ, और क्या शानदार भोज हुआ। लोग खा पी रहे थे, उंगलियां चाट रहे थे और सुशीला की तारीफें कर रहे थे कि वाह, पति की इज्जत रख ली। पर एक कोने में बैठी सुशीला के लिए ये मृतक भोज नहीं, ये उसके बच्चों के भविष्य का भोज था, जहां गिद्ध मांस नोच रहे थे। तो उन 20,000 रुपयों का हुआ क्या? हिसाब बिल्कुल साफ है। आधा पैसा यानी 10,000 रुपए तो एक दिन के दिखावे में ही उड़ रहे, 5,000 पुराने कर्ज चुकाने में निकल गए, और सुशीला के हाथ में अपने घर और भविष्य के बदले में बचे सिर्फ 5,000 रुपए। और अब यहां से शुरू होती है बर्बादी की वो दर्दनाक यात्रा, जिसकी मंजिल पहले से ही तय थी। एक दिन की झूठी शान की कीमत अब पूरी जिंदगी को किश्तों में चुकानी थी। जरा देखिए कि कैसे एक फैसला सब कुछ तबाह कर देता है। 1 महीने बाद वो अपने ही घर से निकाल दिए गए। कुछ ही महीनों में वो बचे खुचे 5,000 भी खत्म हो गए। 3 साल गुजरे और बड़े बेटे सोहन के हाथों से किताबें छीन ली गईं। वो एक दुकान पर छोटू बन गया, और आखिर में छोटा बेटा मोहन दवा के पैसे ना होने की वजह से टाइफाइड से मर गया। हर एक त्रासदी की जड़ उसी एक दिन के भोज में थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हद तो तब पार हो जाती है जब समाज के वही शिकारी अब सुशीला की जवान हो रही बेटी रेवती पर अपनी गंदी नजर डालते हैं। मकान मालिक, जो कभी उस मृतक भोज में मेहमान था, एक घिनौना प्रस्ताव लेकर आता है। वो कहता है कि अगर 13 साल की रेवती की शादी एक 50 साल के अमीर बुढ़े से करवा दी जाए तो वो किराया माफ कर देगा। मतलब शोषण की कोई सीमा ही नहीं थी। जब सुशीला इस घटिया प्रस्ताव को ठुकरा देती है तो वही बिरादरी पंचायत बुलाती है, और ये पंचायत इंसाफ के लिए नहीं बल्कि रसूखदार लोगों के फैसले पर मोहर लगाने के लिए थी।
पंचायत ने फरमान सुनाया कि रेवती आवारा है और उसकी भलाई के लिए उसकी शादी जबरदस्ती 50 साल के सेठ झाबरमल से कर दी जाए। ये पाखंड और क्रूरता की इंतहा थी। लेकिन इस बार सुशीला नहीं झुकी। इस बार वो एक माँ थी जो अपनी बेटी की ढाल बनकर खड़ी थी। उसने अपनी बेटी से कहा, समाज के डर से मैंने एक गलती की थी, अपना घर खोया, अपना बेटा खोया, पर अब मैं तुझे नहीं खोऊंगी। हम ऐसी जगह जाएंगे जहां ये लोग हम तक कभी ना पहुंच पाएं। ये हार नहीं थी, ये एक माँ का आखिरी सबसे बड़ा विद्रोह था। अगली सुबह गंगा के किनारे 2 लाशें मिलती हैं, सुशीला और रेवती की। और ये सुनकर बिरादरी के बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? अफसोस नहीं, बल्कि एक अजीब सी राहत। चलो अच्छा हुआ बिरादरी के बदनामी होने से बच गई। ये एक समाज पर प्रेमचंद का लिखा हुआ आखिरी फैसला था। और बस तभी सुशीला का भाई संतलाल, जो अब तक चुप था, उसका सब्र टूट जाता है। वो उन सबके सामने गरजता है, बंद करो ये घड़ियाली आंसू, तुम सब ने इन्हें मारा है, ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। तुम लोगों ने अपनी झूठी इज्जत के लिए एक पूरे परिवार को निगल लिया। और कहानी का चक्र पूरा हो जाता है। हम ठीक वहीं लौट आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। और अंत में प्रेमचंद ये सवाल सिर्फ अपने जमाने से नहीं, हम सबसे पूछते हैं। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही सच है, उतना ही चुभता है। क्या दिखावा और झूठी शान वाकई किसी इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती हो सकती है? ये कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन ये सवाल हमारे समाज के आईने में हमेशा जिंदा रहेगा।